के सिंह धामी ने पौड़ी जिले की चौबटाखाल विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। 130 करोड़ की योजना का किया शिलान्यास और लोकार्पण। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी की चेतावनी के बाद बदहाल सड़कों में पैचिंग का काम शुरू। सड़कों को डमरीकरण के पैच से ढका। राज्य सरकार पर जमकर साधा था निशाना। केंद्र स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर बुलाई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, नॉन वैक्सीनेटेड लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरिद्वार से, जहां पटवारी पेपर लीक मामले में 60 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। पटवारी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है, पर एसआईटी ने 12 जनवरी को थाना कनखल में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी को विवेचना में 40 अभ्यर्थियों के नाम भी सामने आए हैं। अभ्यर्थियों को जिन जगहों पर पेपर रटवाए गए थे, उन स्थानों और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जब्त की। इस दौरान आरोपियों से ब्लैक चेक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र और लाखों की नकदी भी बरामद की थी। पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रकरण में एसआईटी हरिद्वार को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जांच सौंपी गई थी, जिसमें प्राथमिक रूप से जो है इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। साक्ष्यों को एकत्र करते हुए एसआईटी टीम ने करीब 20 ऐसे अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया था, जो विभिन्न तरीकों से छात्रों से अवैध रूप से धन लिया था और विभिन्न स्थानों पर परीक्षा प्रश्न पत्र को पढ़ाया था। उन 20 के साथ साथ ऐसे 40 परीक्षार्थी भी चिन्हित हुए, जिनके द्वारा अनैतिक रूप से ऐसे प्रश्न पत्रों को पढ़ के परीक्षा को पास किया गया था या परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की तैयारियां करने में जुटी हुई है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं विपक्षी पार्टी ने चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों को नाकाफी बता रहा है और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर देखने को मिल रहा है कि सरकार कितनी गंभीर है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, मगर तैयारियां पूरी नहीं हो सकी है। वहीं हरिद्वार में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हाल देख रही हैं आप, क्या तैयारियां हैं, सरकार कितनी गंभीर है, प्रशासन किसमें कितना सचेत है, इसकी कोई वानगी है। अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी। आवाजाही में घंटों लग रहे हैं। जाम, पूरा शहर में जाम है। जो मुख्य सड़क है वहां जाम है। मुझे भी आने में काफी समय लगा है। तो ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जो फ्लाईओवर है उसके दोनों ओर दीवारें लगा दी गई हैं, और जो आम आदमी है, शहर का भी आम आदमी है, उसको भी आवागमन में दुकान जाना है, दफ्तर जाना है, अपने काम से जाना है, बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना है, घंटों जाम में फंसे हुए हैं। तो सरकार निश्चित रूप से उदासीन है, और अगर सरकार एक तरह चारधाम व्यवस्था की बात करती है, चाक चौबंद है कहती है, समीक्षाएं हो रही कहती है, उसकी वानगी यहां देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसके अंतर्गत तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं।
इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेवा सप्ताह के दौरान 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले के जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 5 स्थानों पर मुख्य कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही 14 अप्रैल संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों बंबा मंडल स्तर पर विचार गोष्ठियों, बाबा साहब के कृतित्व व व्यक्तित्व पर चर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसके साथ ही छात्रावासियों में सेवा के कार्य व अस्पतालों में फल वितरण के कार्यक्रम किए जाएंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम है और सभी जिला मुख्यालयों पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यतः 5 स्थानों पर रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून में बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो सभी इसमें मुख्य रूप से रहेंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। उस दिन भी हम सभी मंडलों पे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है व्याख्यान का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ में ही रक्तदान शिविर है, सफाई के कार्यक्रम हैं, जो छात्रावास हैं उन छात्रावासों में सेवा के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाए जाने को लेकर भी हमला बोला। बता दें कि दून से हरिद्वार जाते समय रावत डोईवाला के जीवनवाला में गन्ने के रस की ठेली पर रुके। उन्होंने कहा आई एम गन्ना मैन। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में गन्ना किसानों की उपेक्षा की है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो गन्ना स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। गन्ना हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसके रस से लीवर की बीमारियां दूर होती है। दून हरिद्वार किसानों के लिए गन्ना आर्थिक ताकत है। खबर हरिद्वार से, जहां देहरादून हरिद्वार रूट के बीच रोडवेज बस के एक ड्राइवर का ड्राइविंग करने के दौरान लगातार फोन का इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ड्राइवर हाईवे पर और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बस चलाते हुए कभी फोन पर बात कर रहा है तो कभी मैसेज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो बस में सवार एक यात्री ने बनाई। हरिद्वार रोडवेज के एजीएम प्रतीक जैन का कहना है कि वीडियो के जरिए ड्राइवर की लापरवाही का मामला संज्ञान में आया। उच्च अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई भी जल्द से जल्द की जाएगी। खबर हरिद्वार से, जहां छुट्टी के दिनों में घाटों में बड़ी भीड़ के साथ साथ गंगा में डूबने की भी घटनाएं सामने आई है। बता दें कि लगातार 3 दिन की छुट्टी होने के कारण हरिद्वार के घाटों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। इस दौरान सड़क पर वाहनों के दबाव के बीच यातायात को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने और श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान कराकर गंतव्य के लिए रवाना करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी कड़ी में हरिद्वार पुलिस के जवानों ने ट्रैफिक के कुशल संचालन के साथ साथ घाटों पर सतर्क रहते हुए डूब रहे 6 यात्रियों को बचाया। इस दौरान एक श्रद्धालु की डूबने के कारण मृत्यु भी हो गई है। मृतक का शव भी जल पुलिस के जवानों ने सर्च अभियान चलाकर बाहर निकाला है। अपने बयानों में चर्चा में रहने वाले वीएचपी नेता साध्वी प्राथवी एक बार फिर से अपने विवादित बयान से सुर्खियों में है। उनके बयान अक्सर नया विवाद खड़ा कर देते हैं। दरअसल हनुमान जन्म महोत्सव पर बरेली पहुंची साध्वी प्राथवी ने मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दे डाला। साध्वी प्राथवी ने मुस्लिम युवतियों को हिंदू लड़कों से शादी करने को लेकर खुला ऑफर दिया। साध्वी प्राथवी के इस बयान के बाद
कहीं उनका समर्थन किया जा रहा है तो कहीं मौलाना इस बयान का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान हरिद्वार स्थित वैदिक निकेतन आश्रम पहुंची साध्वी प्राची ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि हिंदू लड़कों से शादी करके उनको बुर्का नहीं पहनाना होगा। गर्मी इतनी होती है कि ऐसे में भी बैठ पाना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, मुझे दुख होता है कि मुस्लिम युवतियों कैसे काले बुर्के में रहती होंगी, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। साध्वी ने कहा है कि हिंदू धर्म में बुर्का जैसी कोई पाबंदी नहीं। साध्वी ने कहा है कि मुस्लिम धर्म में वो बेटियों को मस्जिद में जाने को इजाजत नहीं होती और अगर मुस्लिम बहनें हिंदू धर्म में शादी करती तो उनका सज धज कर मंदिरों में जाने की पूरी आजादी होगी और काले लिबास और हलाला जैसी परंपराओं से बच जाएंगी। साध्वी प्राची ने कहा कि जिस मुस्लिम लड़की की शादी हिंदू धर्म में होगी वो अपने आप को भाग्यशाली समझेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई मुस्लिम लड़कियों की शादी वो लेकर आ चुकी है और कोई मुस्लिम लड़कियां उनको अपना दुखड़ा भी सुनाती है। देखिए, मैंने केवल जो कहा है वो मुस्लिम जो बहनें हैं वो बेचारी इतना टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस जिसमें हम लोग एसी में नहीं बैठ पाते, वो बेचारी काले लबादे में बंद होती है, उनकी जिंदगी नरक हो रही है। उधर सबसे बड़ी एक मुझे कई बार सुनकर के बड़ा दुख भी होता है, शर्म आती है कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी होती है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने देहरादून के त्यूनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आवासीय मकान में आग लगने की घटना को अत्यंत दुखद बताया। महानिदेशक अशोक कुमार ने इस घटना की जांच पुलिस महानिरीक्षक फायर निवेदिता कुकरेती को सौंपी है। घटना की जांच प्राथमिकता के आधार पर 3 दिन के भीतर संपादित कर रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को देने के आदेश दिए गए हैं। जहां जांच रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी कर्मचारी की कमी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके पर ही नायब तहसीलदार को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने अग्निशमन के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की आदेश जारी किए हैं। सायंकाल को त्यूनी में जो आगजनी की घटना हुई थी उसमें लापरवाही के आरोप में जो त्यूनी में जो फायर यूनिट प्रभारी सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच जो है डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे और वो रिपोर्ट देकर के जो फर्दर इसमें कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी प्रत्येक डिसीज के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है और सीएम देहरादून के स्तर से भी अपने राजस्व कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अभी स्थिति सामान्य है, जो जाम लगा था जाम खुल गया है और जो इसमें जो 4 डिसीज थे जो उनका अंदर। तो पिछले दिनों दिल्ली में आतंकी मामले में पकड़े गए जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गदरपुर में शरण देने वाले और उसके भगाने में मदद करने वाले साथियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर के तमंचे, बाइक और कार को भी बरामद कर लिया है। बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पिछले कुछ महीने पूर्व 2 लोगों को आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार आरोपी जग्गा और उसका सहयोगी आरोपी नौशाद से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। चाह रहे थे कि जगजीत जग्गा का क्या रोल रहा, उधम सिंह नगर में क्या कनेक्शन रहा, उसकी इस क्राइम में कैसा रहा, तो उस सबका हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन देने का टाइम आ गया है। जगजीत उर्फ जग्गा को दिल्ली पुलिस ने जनवरी की माह में गिरफ्तार किया था दिल्ली से एंड ये चीजें सामने आई थी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन द्वारा कि जगजीत और नौशाद दोनों जो हमारा रुद्रपुर की मर्डर केस में बना था और उसी प्रकार नौशाद हल्द्वानी की एक्सटॉर्शन के केस में बना था। तो ये दोनों को दिल्ली पुलिस ने जनवरी में पकड़े गए दोनों और उसके दौरान जो है एक आदमी का मर्डर करे, एक हिंदू आदमी का मर्डर करे हैं और काफी जो है गैर मुल्क डबल के तो संपर्क में रहे, बेसिकली हैंडलर द्वारा। बता दें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और जगजीत सिंह के साथियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से वे फरार चल रहे थे।
तो ओली में आपको बता दें कि मैराथन 2.0 का शुभारंभ किया गया है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी आए हुए अधीक्षक, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों और देश भर से इस ओली मैराथन में भाग लेने वाले मेरे सभी आए हुए, मैं कहूं कि उत्तराखंड की देवभूमि पर पधारे सभी मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागीगण, मैं आप सभी का आज देवभूमि उत्तराखंड, भगवान नरसिंह जी की इस भूमि, भगवान बद्री विशाल जी की इस पवित्र भूमि पर आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं भगवान बद्री विशाल जी को, भगवान नरसिंह जी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि पिछले दिनों जब एक बड़ा संकट जोशीमठ शहर पर आया था, उस समय मैंने भगवान नरसिंह जी के सामने प्रार्थना की थी, उनसे विनय की थी कि भगवान जोशीमठ की रक्षा करिए, और भगवान साक्षात रूप से आए। उसके बाद अभी जगदम्बा प्रसाद जी बता रहे थे, भुवन चंद जी अभी बता रहे थे कि उसके बाद से सारा जो जितना भी यहां पर आपदा की स्थिति पैदा हो रही थी, उस पर भगवान ने ब्रेक लगाया, भगवान ने रोका, वहीं पर स्थिर किया, और आज शानदार तरीके से यहां पर मैराथन आयोजित हो रही है। उपस्थित में सभी पत्रकार मित्रों का भी सबका आज के इस अवसर पर आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, आप सबको भी अभिनंदन करता हूं कि एक दौर वो था जिस समय हम लोग भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना कर रहे थे, सारे जोशीमठ के लोग कर रहे थे, और भारतवर्ष के लोग चिंतित हो रहे थे जोशीमठ को लेकर। आज भगवान की कृपा से और हमारे पत्रकार मित्रों ने भी आगे बढ़कर जब इस काम को अपने हाथों में लिया, शुरुआती दिनों में जरूर एक ऐसा माहौल बन गया था कि पूरा का पूरा जोशीमठ ही डूब गया है। पूरे देश भर के लोग पूछते थे, मैं जहां भी जाता था वहां यही प्रश्न होता था कि जोशीमठ का क्या हो रहा है, जोशीमठ का क्या हो रहा है। भाइयों बहनों, किसी तरीके से हमने सबके सामने वस्तु स्थिति को रखा। उत्तराखंड राज्य के अंदर आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं, प्रत्येक वर्ष आप देखिए, कभी केदारनाथ की आपदा है, कभी रैणी की आपदा है, कभी हमारे उत्तरकाशी के बरणावत की आपदा है, कभी हमारे अभी देहरादून और टिहरी के क्षेत्र की आपदा है, पिछले वर्ष नैनीताल और चंपावत अल्मोड़ा की आपदा है, इस वर्ष इससे पहले धारचूला में एलधारा और तमाम दारमा घाटी और ब्यास घाटी की आपदा है। प्रत्येक वर्ष हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस वर्ष कुछ इस प्रकार का वातावरण तैयार हो गया जिससे कहीं न कहीं लोगों के मन में, देश भर में एक संदेह पैदा होने लगा। मैं स्वयं सामने आया, मैंने लोगों से अनुरोध किया, मैंने कहा भाई जोशीमठ की स्थिति ऐसी नहीं है, उत्तराखंड की स्थिति ऐसी नहीं है, और अभी वहां पर काफी सारे काम सामान्य स्थिति में चल रहे हैं, इसलिए आप ऐसा माहौल मत बनाइए, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमको 4 धाम यात्रा में भी जाना है। उसका सकारात्मक परिणाम हुआ कि 22 अप्रैल से जो 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, उसमें बड़ी संख्या में आज जहां यमुनोत्री, गंगोत्री, भगवान केदारनाथ जी के और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने वालों की संख्या 11 लाख के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गए हैं। 11 लाख बहुत बड़ी संख्या है, और मैं समझता हूं पिछले साल का जो हमारा रिकॉर्ड था वह 50 लाख के आसपास का था, और इस बार भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह देवता की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा, और ये 50 लाख का आंकड़ा भी हमारा पूरा होगा। हम लोगों ने सारी तैयारियां सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर लगातार हम तैयारियां कर रहे हैं, और इस बार जैसे ही यात्रा पूरी हुई थी, 2022 की यात्रा पूरी हुई, हमने 23 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी, और मैं स्वयं अभी तक 4 मीटिंगें यात्रा के निमित्त ले चुका हूं। हमारा प्रयास है कि इस बार आने वाले लोगों के लिए यात्रा
पिछले साल से भी अच्छी हो। जो भी यहाँ भगवान के दर्शन करने आए, जो भी यात्रा में भाग लेने आए, वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाए कि हम उत्तराखंड गए थे, देवभूमि गए थे, हमको अच्छी यात्रा करने का अवसर मिला। भगवान उन सब पर कृपा करें, भगवान उनकी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करें। उसको लेकर लगातार हमारा काम चल रहा है। भाइयों बहनों, अनेकों क्षेत्रों में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य की इस भूमि से, इस देवभूमि से विशेष लगाव है। उन्होंने अनेकों अवसर पर ये कहा है कि ये मेरे लिए कर्म और मर्म की भूमि है। और उन्होंने यह भी कहा बाबा केदार की भूमि से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 2021 में कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। आज पिछले साल की यात्रा हमारी इतनी ऐतिहासिक हो गई, कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक हो गई। इस बार कर्तव्य पथ की जो झांकी थी, वो कर्तव्य पथ की ऐतिहासिक झांकी, उसमें उत्तराखंड राज्य स्थापना के 22 सालों के बाद किसी झांकी को उत्तराखंड की पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो हमारे उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड के हमारे वन, उत्तराखंड के हमारे पक्षी, उत्तराखंड का हमारा कल्चर, उसमें सारा का सारा जागेश्वर धाम उसमें पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। इसलिए अब हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी भगवान बद्री विशाल का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, वो मास्टर प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2023 के दिसंबर माह तक सारा मास्टर प्लान का काम हम पूरा कर देंगे। उसके बगल में माड़ा पास बन रहा है। वाइब्रेंट विलेज की योजना में इसी जनपद के नीति, माड़ा, मलारी, इनको लिया गया है। साथ में गुज्जी को भी लिया गया है। ऐसे सीमांत क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों को पहले कहते थे ये भारत के अंतिम क्षेत्र हैं, और प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपनी माड़ा यात्रा के दौरान कहा कि अब ये भारत के अंतिम क्षेत्र नहीं है, ये भारत के पहले क्षेत्र हैं, यानी कि भारत के पहले क्षेत्र के रूप में इनको जाना जाएगा। आज हमारे स्थानीय उत्पाद करने वाले लोग, स्थानीय लघु मध्यम स्वयं सहायता समूह के लोग अनेकों प्रकार के काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी माड़ा यात्रा के दौरान यह भी कहा कि पूरे देशवासियों से उन्होंने एक अनुरोध किया है कि आप जो भी तीर्थ यात्री आए, पर्यटक आए, श्रद्धालु आए, वह जहां भी जाएं, वहां के जो स्थानीय उत्पाद है, अपनी यात्रा का कुल यात्रा का खर्च होने वाली धनराशि का 5% की धनराशि स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सब देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।